और अब खबरें देवभूमि की। बागेश्वर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा दिया है और कई विकास कार्यों का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीब 1463.23 ब्लॉक की 13 योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। बागेश्वर परिवहन डिपो को 21 बसों की सौगात दी गई। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को याद भी किया और सरकार के विकास कार्यों की गिनवाया, सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। सर्वप्रथम तो भगवान बागेश्वर नाथ व बागनाथ जी एवं सरयू और गोमती के संगम को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थिति को दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जनपद बागेश्वर का ये डिपो यहाँ पर इसका खुल गया और ये 19वां डिपो बागेश्वर डिपो के शुभारंभ के अवसर पर मैं समूचे बागेश्वर जनपद के सभी अपने भाई बहनों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जहां इस डिपो के शुरुआत से बस सेवाएं प्रारंभ होकर बागेश्वर पर ही समाप्त होंगी और अभी शिव बिस्ट्री जी कह रहे थे अब बागेश्वर डिपो की बसें हर जगह दिखाई देंगी, हर जगह दिखाई देंगी। इन सेवाओं हेतु 21 बसों को बागेश्वर डिपो में सम्मिलित किया गया है। 21 बसें इस डिपो से चलेंगी। आज तक परिवहन निगम 18 बस डिपो के माध्यम से अभी तक पूरे उत्तराखंड में 18 बस डिपो चल रहे थे। 19वां डिपो आपका डिपो हो गया है। इस के जुड़ जाने से जहां 19 डिपो के माध्यम से अब 1275 बसों बेड़ों के साथ जनता को यातायात की सुविधाएं और आसान होंगी और सुविधाएं उनको प्रदान होने का काम होगा। वर्ष 2020 में लगभग 2,89,00,000 की लागत से मूलभूत यात्री सुविधाएं तो बस स्टेशन भी तैयार यहां पर किया गया था। इसके चालू होने से जहां यात्रियों को पूछताछ, आरक्षण, टिकट, घर, अमानत घर, यात्री प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, बस रेट की सुविधाएं यहां पर प्रदान होंगी। वहीं जो प्रशासनिक कार्यालय यहां पर बना है उसमें महिला, पुरुष तथा दिव्यांगजन हेतु जहां प्रसाधन की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था होगी, यात्रियों के लिए डोरमेट्री की व्यवस्था, चालक परिचालक के लिए विश्राम घर की व्यवस्था आदि के निर्माण से यहाँ की जनता सहित जो भी हमारे निगम के कर्मचारी होंगे वह भी इसका लाभ ले पाएंगे, उनको भी ये सुविधा प्रदान होगी। और यूके एसएससी पेपर लीक मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। 21 आरोपियों पे गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज होगा, जबकि जल्द सभी आरोपियों की संपत्तियां भी अटैच की जाएंगी। पेपर लीक के सरगना और साथी पर भी इनाम घोषित किया गया है। 2 आरोपियों पे 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। सैयद सादिक और योगेश्वर राव पे इनाम घोषित किया गया है। यूपी के रहने वाले हैं ये दोनों आरोपी और इनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी संपन्न राव को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और लखनऊ के गोमती नगर से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। नकल माफिया सादिक मूसा का यह साथी है और संपन्न के कब्जे से 3,80,000 नगद भी बरामद हुए हैं। और यूके एसएससी पेपर लीक केस में राज्य सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। वहीं राजनीति भी इसके आसपास ही घूम रही है। कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दल भर्ती घोटाले की जांच कराने के लिए सीबीआई को ही मुफीद मान रहे हैं। बता दें कि अब तक 34 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। सवाल यह कि आखिर दूसरे राज्यों में सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच पर इतना भरोसा क्यों रहा है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यूके एसएससी पेपर लीक मामले में जहां एसटीएफ की कार्रवाई की चारों तरफ तारीफ हो रही है, तो वहीं कांग्रेस का एकाएक सीबीआई प्रेम जाग गया है।
ये वही कांग्रेस है जो समय समय पर सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करती रहती है। उत्तराखंड के कांग्रेस के चीफ न्यूज वन इंडिया के इस सवाल को वाजिब मानते हैं। हालांकि वो तर्क ये देते हैं कि मामला 2 प्रदेशों से जुड़ा है, लिहाजा एसटीएफ के सीमित अधिकार है और इसमें ब्यूरोक्रेट्स और कुछ बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, लिहाजा एसटीएफ के हाथ बंधे हुए हैं। हम ईडी और सीबीआई के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन चूंकि 2 राज्य इसमें सम्मिलित हैं और इसीलिए हमने जानबूझ के ये कहा था कि प्रपत्र जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी बने, उसके पास पत्र जमा हो जाए। अध्यक्ष की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। सचिव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार किए जाएंगे उस दिन वो सफेदपोश नेता बच नहीं सकता। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हाकम सिंह को इतना बड़ा कदकाठिका दिखा दे रहे जैसे पता नहीं क्या है हो गया हाकम सिंह। हाकम सिंह कुछ भी नहीं है, एक मोहरा मात्र है। इसलिए हम हाईकोर्ट के जज के पास सारे प्रपत्र जमा करने की बात करें, वो इसीलिए कर रहे हैं कि सीबीआई भी अगर कहीं किसी के इशारे पे तोता बन के काम करेगी तो वो नहीं कर पाए। यूके एसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी कांग्रेस को घेरती दिखाई पड़ रही। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस का नेतृत्व तो कंफ्यूज है। कांग्रेस के आप अगर जो ऊपर से देखेंगे जितने भी नेता हैं सभी कंफ्यूज निर्णय लेते हैं और इसी कंफ्यूज नेतृत्व और कंफ्यूज निर्णय के कारण कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया है। कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस कुछ भी कहे, इनका मैं तो यही कहूँगा कि सारा सिस्टम कंफ्यूज है और कांग्रेस कंफ्यूजन में जी रही है। यूके एसएससी पेपर लीक केस में राज्य गठन के बाद सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस यहाँ भी राजनीति से नहीं चूक रही है। उत्तराखंड में भर्ती विवाद के मामले में कांग्रेस को न जाने क्यों सीबीआई पर एतबार है, जबकि यही कांग्रेस देश के अन्य राज्यों में सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का विरोध करती है। क्या राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस को लगता है सीबीआई का वो नाम ले रही है, या सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जबकि अभी तक यूके एसएससी पेपर लीक में 32 से अधिक लोग अरेस्ट हो चुके हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो एसटीएफ जांच से सरकार को मामले के हल निकलने की पूरी उम्मीद है और सियासत भी इस पर खूब हो रही है। तो यूके एसएससी भर्ती घोटाले को लेकर एसटीएफ की तरफ से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस इस मामले पर अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है। एसटीएफ की तरफ से अब तक इस मामले में 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की सरकार सीबीआई जांच कराने से बच रहे हैं। हमारे कांग्रेस के सदन में उपनेता भुवन कापड़ी जी ने एक याचिका दायर की है माननीय उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच के लिए, क्योंकि भाजपा ये जानते हैं कि जो ये घोटाला है, नौकरियों का घोटाला, पैसे लेकर जॉब देने का जो घोटाला है, वो उत्तरकाशी का भाजपा का महामंत्री है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का, भाजपा के प्रदेश के सरकार में बैठे मंत्रियों का कहीं ना कहीं उसमें भूमिका है। सीबीआई जांच हुई तो भाजपा सरकार नंगी हो जाएगी। तो पेपर लीक मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बयान दिया और उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ अब तक 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और 21 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस तो हमेशा भ्रष्टाचार करने वाली है, तो जांच का विषय तो नाको तो स्वाभाविक है। और विधानसभा अध्यक्षा जी ने माननीय मुख्यमंत्री पत्र के बाद विषय को संज्ञान लिया और एक अच्छी कमेटी बनाई है, जिस कमेटी की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आएगी। तो उससे घबराहट कांग्रेस के अंदर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका पक्ष लेने की तो हम कल्पना कर भी नहीं सकते थे, लेकिन जाँच हो, जाँच के बाद दूध का दूध पानी का पानी, ऐसा उत्तराखंड युवा चाहता।
हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की टीम तैयार है और हरिद्वार भेजी गई है, जो जिले का भ्रमण करके प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपेगी, जिसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर प्रत्याशियों के चयन किया जाएगा। तो 6 सितंबर से 8 तक ये प्रक्रिया चलेगी। 26 सितंबर को मतदान होगा, 28 सितंबर को मतगणना होगी। हमारी 3 सदस्यीय कमेटी हरिद्वार है। कल से सभी वार्डों के जो हमारे कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे हैं, उनसे दावेदारी के आवेदन वो ले रहे हैं। आज सायं 5 बजे तक आवेदन आ जाएंगे। उसका कल से हम विधानसभा वाइज वहाँ के सब प्रमुख जनप्रतिनिधि चर्चा वार्ता के बाद और सर्वसम्मति हम पहली सूची 6 तारीख को और दूसरी सूची 7 तारीख को घोषित कर देंगे। हम सभी जिला पंचायतों और प्रत्याशी लड़ाएंगे। कि हमारी 3 सदस्यीय कमेटी और सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार पे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक विनोद चमोली के बाद लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत ने भी पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें सेवा करने के लिए भेजा है, डकैती करने के लिए नहीं। जनता हम लोगों पे विश्वास करती है, तभी हमें चुनती है, इसलिए हमें नैतिकता और आचरण का भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमें जनता के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहिए, ना कि उनके अधिकारों का हनन करना चाहिए। ये मैं किसी व्यक्तिगत दल के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये जरूर सोचना है कि जनता ने हमें सेवा के लिए भेजा है, जनता ने हमें डकैती करने के लिए नहीं भेजा है। और हमें नैतिकता का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने आचार का भी ध्यान रखना चाहिए और जनता के साथ हमको समर्पित भावना से सेवा करनी चाहिए, ना कि उनके अधिकारों का हनन करना चाहिए। और उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जांच के लिए 3 वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारियों की जांच कमेटी गठित कर 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी, जिस पर कांग्रेस ने अपना विरोध जताया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने रितु खंडूड़ी पे निशाना साधा और कहा कि बीजेपी और रितु खंडूड़ी 2007 से 12 के कार्यकाल में हुई अवैध नियुक्तियों से बचना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में स्वागत है विधानसभा अध्यक्ष जी का, और जो उन्होंने बातें कही उनमें से कई बातों से हम सहमत हैं। जो उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की बात करी, ध्येय की बात करी, लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें गले नहीं उतर रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी 2012 के से पहले की जांच कराने से क्यों बच रही हैं। क्योंकि उत्तराखंड की जनता अब सच जानना चाहती है और सच हमेशा पूरा जानने में ही भलाई होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के मुख्यमंत्रियों को बचाने की ये कोशिश हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरल बीसी खंडूरी जी को बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में परिलक्षित किया जा रहा है, उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी जानकारी है कि जनरल बीसी खंडूरी जी के समय पर जो सरकार में नंबर 2 पोजीशन पे होते थे, पर्यटन सलाहकार उनके प्रकाश सुमन ध्यानी जी, उनकी बेटी का अपॉइंटमेंट जनरल खंडूरी जी ने विधानसभा में करवाया और तत्कालीन महानगर के पदाधिकारी महेश्वर बहुगुणा जो थे, जो कि खंडूरी जी की कोर कमेटी के सदस्य थे, उनके बेटे की नियुक्ति विधानसभा में करवाई गई खंडूरी जी के द्वारा। तो कहीं ये उससे बचने की कवायद तो नहीं है रितु खंडूरी जी की, जो वो 2012 से पहले की सारी नियुक्तियों से पल्ला झाड़ रही हैं। और वहीं मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि 550 कर्मी इस समय विधानसभा में हैं। क्या आपकी 3 सदस्यीय समिति इन 550 लोगों की जानकारी नहीं जुटा पा रही है? और पूर्व सांसद तरुण विजय द्वारा लिखित पुस्तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर फीचर वाली जीवनी को खूब सराहना मिल रही है। इस किताब में डॉक्टर मुखर्जी के जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक के दुर्लभ तस्वीरों का संग्रह है और इस पुस्तक का लोकार्पण पीएम मोदी ने अपने आवास पे किया था। ये किताब भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित एक विशेष डीलक्स संस्करण है। इसमें कोलकाता के विश्व प्रसिद्ध श्रेयांश वैद स्टूडियो द्वारा डिजाइन किए गए 322 पृष्ठों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बचपन से लेके अंतिम वक्त तक की 350 से ज्यादा दुर्लभ तस्वीरें हैं।
और देहरादून की सड़क पर खुलेआम ट्रैफिक रोक के शराब पीने के मामले में आरोपी बॉबी कटारिया को 25 दिन बाद पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बता दें कि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 11 अगस्त को बॉबी कटारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और उत्तराखंड में बढ़ रही साइबर ठगी के प्रति अब पुलिस जनता को जागरूक करने की बात कहती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में जिस प्रकार से साइबर ठगी हो रही है उसके कई प्रकार सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा ठगी ऑनलाइन फ्रेंडशिप के माध्यम से हो रही है। ऐसे में पुलिस जनता को जागरूक कर रही है और जनता से भी अपील कर रही है कि किसी भी तरह से सोशल मीडिया के झांसे में आके ठगी का शिकार ना हो। लक्सर और खानपुर खंड विकास क्षेत्र में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपजिला मजिस्ट्रेट की तरफ से चुनाव के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने पर चर्चा की गई। साथ ही चुनाव के दौरान होने वाले शराब और पैसों की धांधली पर सख्त नजर रखने के भी निर्देश दिए गए। जो मुख्य बात है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, शांति व्यवस्था बनी रहे और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए संबंधित थानों से पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। और पुलिस को भी निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार के क्षेत्र में किसी प्रकार का जो इलीगल तरीके से चाहे पैसा वितरण हो, शराब वितरण हो, ये किसी प्रकार से न किया जाए। और बाकी नामांकन से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उसके लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर है, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है, उन्हें पूरी तैयारियां करनी है। और 6 तारीख से नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू होंगी और जो भी इलेक्शन से संबंधित तैयारियां हैं लगभग पूरी हैं। जो तैयारियां बाद के लिए हैं, चाहे काउंटिंग हॉल के लिए है, स्ट्रॉन्ग रूम है, इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। रूट चार्ट वगैरह फाइनलाइज हो चुका है, तो लगभग सभी तैयारियां हैं। प्रशासन पूरी तैयारी के साथ चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए पूर्ण रूप से। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिले 1 साल होने वाला है, लेकिन अब तक यहां ओटी और आईसीयू बन के तैयार नहीं हो पाया है, जिसके चलते गंभीर रोगियों को यहां से हायर सेंटर रेफर करना पड़ रहा है। जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब दूसरे साल की मान्यता की तैयारियों में जुटा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दबाव के चलते अल्मोड़ा मेडिकल को एमसी की मान्यता मिली थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज को शुरू किया गया। लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में ना तो आईसीयू शुरू हो पाया, ना ही ओटी। जैसा कि आपने मेरे साथ भ्रमण में देखा ही है कि ओटी हमारे पूरी तरह से निर्मित नहीं है, जिस वजह से हमारे ओटी और आईसीयू नहीं शुरू हो पा रहे। बच्चों में थोड़ा सा वेस्टेज कम होता है, तो हमने एनआईसीयू पीआईसीयू शुरू कर दिया है और उनमें पानी की खपत भी कम होती है। अभी पानी का भी कोई श्योर नहीं कि कभी आए, और ड्रेनेज तो अभी बिल्कुल ही नहीं आता, जैसा कि आप लोगों के साथ भ्रमण में आपको पता चला। हमारे यहाँ धीरे धीरे काफ़ी डॉक्टर आ रहे हैं। अभी जो सेकेंड एलओपी, जो सेकेंड इंस्पेक्शन होना है, उसके बाद सरकार हमें 30-40 डॉक्टर और देगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 6 महीने में हम लोग काफ़ी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ताकि यहाँ की जनता को हर चीज़। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में शिरकत की, जहां उन्होंने मां की पूजा अर्चना की और महिला समिति द्वारा आयोजित झोड़ा चाची सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की और महिलाओं के साथ नृत्य भी किया। नंदा सुनंदा का मेला 1 सितंबर से बदस्तूर जारी है और लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज पहाड़ी झोड़ा भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। सौभाग्य से मुझे भी उसमें जुड़ने का मौका मिला। झोड़ा करने के साथ में अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने में निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। यह अपने आप में अपने धर्म की भी और अपनी संस्कृति को बचाने का, उसके रखरखाव का एक बेहतर माध्यम भी है। मैं मानती हूँ इस प्रकार से हम सब लोगों ने इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। आज महिलाएं इतनी बहुत संख्या में यहाँ पर। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले का शुभारंभ भव्य तरीके से किया गया। इस दौरान चंद वंशीय परिवार की तरफ से मां नंदा सुनंदा देवी की मूर्तियों का निर्माण कर पारंपरिक रीति रिवाज से उनकी पूजा की गई।
नंदा सुनंदा देवी की प्रतिमाओं का स्वरूप उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की तरह बनाया जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। नंदा देवी की जो है नंदा अष्टमी के रूप में नंदा अष्टमी है। सुबह से 3:30 बजे से लोगों के भक्तों की भीड़ लगे, काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में। सुबह 3:30 बजे से यहाँ लाइन लगी थी, अभी भी भक्त आने में है। जिनके रंग जैसे अभी 11-12 बज रहे, गाँव से लोग पहुँचने, बड़ी भीड़ रास्ता हो रही। तो अभी शाम को रहनवाज साहब आए, रात परिवार के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। शाम को विधिवत पूजा किया है, तांत्रिक पूजा की जाती है। माँ भगवती जो नंदा के रूप में हमने मूर्ति का निर्माण कर रखा है, यहाँ पर माँ नंदा सुंदा के रूप में विराजमान है। और नैनीताल के नैना देवी मंदिर से मां नंदा सुनंदा देवी की मूर्तियों को विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ कुमाऊं की कुलदेवी मंदिर लाया गया, जहां पूजा प्रतिष्ठान के बाद मंदिर के कपाट जो है वो दर्शन के लिए खोल दिए गए। बता दें कि मंदिर के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में भक्त अपनी अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी अधिष्ठात्री देवी है नैनीताल की, तो हमें बहुत आस्था रही है और जो भी दिल से मांगा है हमने हमेशा पूरी हुई है और सभी भक्तों की यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती होंगी, ऐसी मेरी आशा है। 2 वर्षों से हुआ नहीं था, तो इस बार बहुत उत्सुकता भी थी और काफ़ी प्रसन्नता भी है कि इस बार पहले की तरह मनाया जा रहा है। फिर इंतजार था और ऐसी आस्था है कि पूरे 2 साल से देख रहे हैं, खूब ज़्यादा मेला हो, खूब लोग आए हैं यहाँ पर मैया के आगे पूजा करें। हम हैं रोज़ पूजा करें, 4-5 दिन तक जितने मेले में चूड़ी खरीदें, ये खरीदें, सभी काफ़ी इंतजार हो रहा था। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरे नैनीताल वासी, हमारे गाँव वासी, हमारे शहर वासी, हमारे हिंदुस्तान के वासी, सबको इनका। और ऋषिकेश के मधुबन आश्रम में श्रद्धालुओं ने धूमधाम से राधा अष्टमी मनाई। इस मौके पे राम नाम और राधा कृष्ण के नाम का जाप यहां पे सुनाई दिया और इस पावन अवसर पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।